दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी किताब जिसमें कुछ ऐसा जहर भरा हुआ है कि इस जहर की वजह से 70 to 80 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जस्ट इमेजिन 70 to 80 मिलियन लोग, 80 मिलियन पॉपुलेशन है आज के टाइम पर तुर्की की या ईरान की। समझो कि पूरे तुर्की या पूरे ईरान की पूरी पॉपुलेशन को मार डाला गया इस किताब की वजह से। और इसका जो ऑथर है उसने खुद 6 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा। नाउ जस्ट इमेजिन इसका क्या ही ऑथर रहा होगा और ये क्या ही बुक होगी। आई थिंक 6 मिलियन सुन के आपके दिमाग में आइडिया आ चुका होगा कि ये कौन सा ऑथर है। यस, योर गेस इज 100% करेक्ट। ये है अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी माइन कैंप, जिसका मतलब होता है मेरी कहानी। इस किताब को खुद अडोल्फ हिटलर ने लिखा था और आज हम इसी बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हिटलर यहूदियों से इतना नफरत क्यों करता था, डेमोक्रेसी को लेकर हिटलर का क्या ओपिनियन था और हिटलर पूरी दुनिया को किस नजरिए से देखता था, वो पूरी दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहता था। ये पूरी कहानी आप समझोगे इस बुक में। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम इस बुक को पढ़े क्यों, इसको समझे क्यों। उसका पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि इस बुक की वजह से 70 to 80 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। हिटलर ने जो हॉलोकास्ट किया और उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ, वो सब स्टार्ट हुआ इसी बुक की वजह से। इसी बुक में कुछ ऐसा लिखा था, एक तो हम वो समझने वाले हैं। और ये बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हिटलर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। हिटलर जो भी पावर में आया, डिक्टेटर था, उसने जितने भी लोगों को मारा, उसमें हिटलर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। ना वो पैसे के लिए आया था और ना ही वो फेम के लिए आया था। हिटलर दुनिया में इन पैसों और इस फेम से कुछ डिफरेंट एस्पायर करता था और वो था हिटलर का मिशन। आखिर क्या मिशन था हिटलर का, ये पूरा मिशन हिटलर ने अपनी इस किताब माइन कैंप में समझाया है। अब आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। ना ही इस वीडियो में कोई इफेक्ट्स होंगे और ना ही कोई सिनेमैटिक ट्रांजिशन, बल्कि ये बिल्कुल एक बोरिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हिटलर को देखने का पूरा नजरिया ही चेंज होगा। अभी तक जिस हिटलर को आपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, आज जिस हिटलर को आप जानोगे ही विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट हिटलर जो आपने स्कूल में पढ़ा था। आप समझो कि आज के इस वीडियो में हिटलर अपना ओपिनियन, अपना पक्ष आपके सामने रखेगा। और आगे बढ़ने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको ये नहीं लगेगा कि हिटलर ने ये किताब को 1923 में लिखा है, क्योंकि इस किताब को लिखने के टाइम पे जो उस टाइम पर जर्मनी के हालात थे, 70 to 80% वही हालात आपको आज भी दुनिया में दिखेंगे। इस वजह से बीच बीच में आपको ये भी लग सकता है कि मैं आपको शायद कोई डेविएट कर रहा हूँ, आपको ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर में बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन दिस बुक ऑफ एडोल्फ हिटलर, नॉट माई पर्सनल ओपिनियन। तो आइए किताब को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस किताब को कब लिखा गया था, यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि हिटलर वाज नॉट जर्मन। हिटलर जिस ग्रेटेस्ट जर्मनी की बात कर रहा था, हिटलर खुद भी जर्मन नहीं था, बल्कि हिटलर पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में, जो कि जर्मनी के बगल में ही एक दूसरी कंट्री है, ऑस्ट्रिया। हिटलर इसी ऑस्ट्रिया के एक बॉर्डर विलेज में, जो बॉर्डर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में लगता था, वहीं पर हिटलर की पैदाइश हुई है। अब फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर हिटलर जर्मन नहीं था फिर वो जर्मनी की बात क्यों करता था। दरअसल बात यह है कि दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में एक ही एथनिसिटी के लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रिया में कुछ स्लोवाक लोग रहते थे, रशियन लोग रहते थे, जर्मन लोग रहते थे और बाकी यूरोप की अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग यहाँ पर ऑस्ट्रिया में रहते थे। और हिटलर भी जर्मन रेस का ही था, वो ऑस्ट्रिया में रहता था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जर्मनी एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था और इस एम्पायर में ऑस्ट्रिया का भी कुछ हिस्सा आता था। फिर टाइम के साथ साथ ही जर्मन एम्पायर कोलैप्स होता गया। तो ये जो जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के एरिया में रहते थे, ऑस्ट्रिया जब जर्मनी से अलग हो गया तो ये जर्मन लोग भी ऑस्ट्रिया में आ गए। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कुछ हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले के टाइम पर 1947 से पहले सभी हिंदू, सभी मुस्लिम पूरे इस एरिया में फैले हुए थे। लेकिन फिर अचानक से देश का बंटवारा हुआ और ये हिंदूज दूसरी कंट्री में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुए। सेम वाज द केस विद द जर्मन पीपल। वो जर्मनी के थे, जर्मन एम्पायर के थे, लेकिन फिर जब ऑस्ट्रिया जर्मनी से अलग हुआ तो ये जो कुछ जर्मन लोग थे ये ऑस्ट्रिया में अलग बट के चले गए और इन्हीं लोगों में से हिटलर भी आता था। अब यहाँ पर होता क्या था कि जैसा कि दुनिया की सभी कंट्रीज में होता है कि माइनॉरिटीज को हर जगह पर मोर और लेस सप्रेस किया जाता है, इसी तरह से ये जो जर्मन लोग ऑस्ट्रिया में थे ये भी वहाँ पर डेफिनेटली माइनॉरिटी में ही थे। इस वजह से इन्हें भी समहाउ वहाँ पे सप्रेस किया जाता था। लेकिन इस सप्रेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को, किसी भी एथनिसिटी को जब आप उसे सप्रेस करोगे, सप्रेस होने की वजह से वो और भी ज़्यादा ऊपर उठते हैं, लावा की तरह फट जाते हैं।
यही मसला था यहाँ पर जर्मन के साथ भी। जर्मनी के जो ट्रेडिशन थे, जर्मन का जो कल्चर था, जर्मन लैंग्वेज जो थी, उसको ऑस्ट्रिया में पूरी तरीके से इन्वेड करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे हम बोलते हैं कल्चरल इन्वेजन। ये जो जर्मन लोग थे ऑस्ट्रिया में, इनके इस कल्चर को खत्म किया जाता था, खत्म करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जितना इनके कल्चर पर, इनके ट्रेडिशन पर वार होता था, उतना ही ये ज्यादा इनसिक्योर फील करते थे। ये अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को ज्यादा ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जहां एक तरफ ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने जर्मन लैंग्वेज पर बैन लगाई थी, ये जो जर्मन बच्चे होते थे ये ऑस्ट्रियन स्कूलों में जर्मन में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ से इनके पेरेंट्स बचपन से ही इनकी परवरिश जर्मन लैंग्वेज में ही करते थे, जर्मन ट्रेडिशन में ही करते थे, जर्मन कल्चर में ही करते थे। तो हिटलर भी कहीं ना कहीं इसी तनाव में पैदा हुआ, इसी तनाव में उसने आंख खोली। जहां एक तरफ गवर्नमेंट उसके कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, वही दूसरी तरफ हिटलर के जो अपने पेरेंट्स थे, अपनी फैमिली थी, अपनी कम्युनिटी थी, वो इस जर्मन रेस को, कल्चर को बचा के रखना चाहते थे। यही वजह है कि आप देखोगे हिटलर के लाइफ टाइम वो इस जर्मन रेस को, इस जर्मन कल्चर को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता था, इसको बहुत ज्यादा इज्जत करता था। उसका रीजन यही है कि बचपन में ही उसने इस जर्मन ट्रेडिशन को बेइज्जत होते हुए देखा था। तो ये मैंने आपको उस टाइम की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझाया। अब जरा हिटलर की फैमिली को समझे। हिटलर की फैमिली में एक तो उसका फादर था और एक उसकी मदर थी। उसका जो फादर था हिटलर का, वो एक किसान का बेटा था। बेसिकली हिटलर का जो ग्रैंडफादर था वो एक किसान था, लेकिन हिटलर के फादर ने कुछ मेहनत करते करते वो सिविल सर्वेंट बन चुका था। जैसे इंडिया के केस में आप समझो कि कोई आदमी है, वो किसान है, और किसान का बेटा फिर आईएएस क्वालिफाई करता है, फिर हम बोलते हैं कि किसान के बेटे ने सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया, जो कि आपको पता है फिर जनरली हेडलाइन बन जाती हैं। एंड नॉट ओनली हेडलाइन, बल्कि दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए फिर वो हेडेक भी बन जाती हैं। सो सेम वाज द केस विद द हिटलर्स फादर। हिटलर का ग्रैंडफादर एक किसान था, लेकिन हिटलर का फादर था ऑस्ट्रिया का सिविल सर्वेंट। लेकिन यहाँ पर हिटलर के दिमाग में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। वो ये था कि मैंने आपको बोला वहां पर जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन कल्चर को अगर सप्रेस किया जाता था तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्चुअल जो जर्मन नेशनलिस्ट थे उनको ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करना था, क्योंकि कायदे से तो यही है, आप मेरे कल्चर को इन्वेड करोगे, इसको सप्रेस करोगे। अगर मैं जर्मन होगा तो मैं तो इसके अगेंस्ट डेफिनेटली रिवोल्ट करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर का फादर वो इसी गवर्नमेंट का हिस्सा था, इसी ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में वो एक सिविल सर्वेंट का काम करता था। इस वजह से बचपन से ही हिटलर की कभी भी अपने बाप से नहीं बनती थी। हिटलर का बाप भी यही चाहता था, क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, वो एक किसान का बच्चा था। वो ये नहीं चाहता था कि हिटलर किसी गलत डायरेक्शन में बह जाए, वो हिटलर को भी एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहता था। यहाँ कह सकते हैं कि वो हिटलर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर वो तो बिल्कुल इस सिस्टम से ही नफरत करता था, इस कल्चर से ही, इस गवर्नमेंट से ही नफरत करता था। इस वजह से हिटलर और उसके बाप के रिश्ते पहले से ही हमेशा खराब रहते थे। और दूसरी तरफ से हिटलर की मदर, अपनी माँ के साथ हिटलर का रिश्ता बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही स्मूथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन हिटलर वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड, हिज मदर वाज पास्ड अवे। इसके बाद होता क्या है कि मैंने आपको बोला हिटलर वाज बोर्न ऑन अ बॉर्डर एरिया बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन अब क्या होता है कि जब हिटलर की मदर की डेथ हो जाती है, वो इस घर को छोड़ के ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हिटलर के लिए एक और दिक्कत थी। किताब की स्टार्टिंग में ही हिटलर अपनी इस दिक्कत को भी, इस स्ट्रगल को भी समझाता है। हिटलर कहता है कि जो प्रॉब्लम मेरे फादर ने फेस की थी वही प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे उसका बाप एक किसान का बेटा था, तो इस वजह से उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी थी। सेम अब सिचुएशन हिटलर के साथ भी हुई। वो भले ही एक सिविल सर्वेंट का बेटा था, लेकिन उसने जब अब अपने घर को छोड़ के वियना का रुख किया, तो यहाँ पर उसके बाप के पैसे तो थे नहीं घर में, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ वियना में आ गया था। लेकिन वियना में हिटलर के पास कोई पैसे नहीं थे, इस वजह से वो अपने पेट पालने के लिए कुछ छोटे छोटे जॉब्स ढूंढता रहता था। तो यहाँ पर हिटलर समहाउ, इस बुक के इस सेक्शन में आप समझोगे हिटलर कुछ ना कुछ इंसान की साइकोलॉजी को यहाँ पर एनालाइज करता है। अब हिटलर यहाँ पर ये कहता है कि ये जो वियना था, चलो मैं आपको इस पूरी सिचुएशन को दिल्ली के कंडीशन में, दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट मान के मैं आपको ये पूरा स्ट्रगल समझाता हूँ, फिर आप दिल्ली के नाम को रिप्लेस करना बाय वियना। आप समझो आज के टाइम पर दिल्ली में जो भी कोई एक्टर है या कोई बिजनेसमैन है, आप उसकी स्ट्रगल को स्टार्टिंग में समझो। जब वो अपनी सिटी से दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली में उसने क्या क्या स्ट्रगल देखी थी। यही अपना पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए छोटी छोटी मजदूरी करनी पड़ती है, इन स्पाइट ऑफ कि वो वहां पर एक बहुत बड़े काम के लिए आते हैं। सेम वाज द केस विद हिटलर। वो यहाँ पर वियना में आया था कुछ बड़े काम को करने के लिए, लेकिन पेट पालने के लिए उसे कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। जनरली वो ढाबा में काम करता था, प्लेट्स धोता था, कप्स धोता था। हिटलर यहाँ पर समझाता है कि यहाँ पर इस कैपिटल सिटी में जो भी लोग आए थे, ये इनमें से मैक्सिमम लोग कुछ बड़ा मिशन लेके आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। अब क्यों नहीं होता था?
वो काम करते थे यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे काम करते थे बस अपना पेट पालने के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ ये पेट पालना ही उनका मिशन बन जाता था। कहता है कि जब मैंने और मेरे साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने पहले छोटे छोटे काम करना शुरू किए थे, हमें लगा था कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अचानक से हमें काम से निकाल दिया जाता था। हमारे बैंक में हमारे हाथ में जो भी बैलेंस होती थी वो सब इन दिनों में खर्च होती थी, जब हमारे पास कोई जॉब नहीं होता था। लेकिन फिर जब हमारे सारे पैसे खत्म होते थे, हम एक और जॉब करने के लिए रेडी होते थे जो पहले से छोटा होता था। वहां से पैसे मिलते थे, उस जॉब से भी निकाला जाता था, हम उससे भी छोटा जॉब करते थे। तो इस तरह से हमारी लाइफ यहाँ पर डाउनग्रेड होती रहती थी और वियना में इंसानों के ख्वाब मर जाते थे। लेकिन किस्मत की बात थी कि यहाँ पर हिटलर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? आपने भी मीम्स में समझाई होगा कि हिटलर वाज एन ऑस्ट्रियन पेंटर। तो उसको वहां पर एज ए पेंटर, एज एन आर्टिस्ट जॉब मिलता है और उसको ड्राफ्ट्स बनाने होते हैं। अब इस ड्राफ्ट्स वाले काम में उसे काम कम करना पड़ता था और सैलरी अच्छी खासी मिलती थी, जिससे हिटलर का जो एक्चुअल काम था, पॉलिटिक्स उसको समझना था, उसके लिए उसे टाइम मिलता है। हिटलर की जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी माइंडसेट है, उसका मैक्सिमम इंपैक्ट इसी वियना शहर से होगा। अब आप यहाँ पर समझो कि हिटलर के लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आई। उसने पढ़ना भी शुरू किया और पैसे भी अब हिटलर के पास थे। हिटलर की जो भी पढ़ाई की वजह से आइडियोलॉजी बनती थी, जो भी माइंडसेट बनता था, दैट वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट माइंडसेट, अ वेरी कॉन्फिडेंट आइडियोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज भी थी, हिटलर के पास पैसा भी था। अब यहाँ पर आप एक मजे की बात सुन लो। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? डेफिनेटली अडोल्फ हिटलर। लेकिन मजे की बात यह है कि हिटलर डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जब वो इस टाइम पर जब वो पढ़ रहा था तो हिटलर बोलता था, मैं आपको हिटलर के एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं नहीं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी से बेहतर भी कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है हमारी दुनिया में। फिर आगे हिटलर कहता है कि मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि कोई डिक्टेटरशिप को भी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने। आप समझो, वो डिक्टेटरशिप से न सिर्फ नफरत करता था, बल्कि हिटलर का यह भी मानना था दैट डिक्टेटरशिप इज नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल। ये कोई तरीकेकार है ही नहीं गवर्नमेंट का। डिक्टेटरशिप इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आम लोगों पर जुल्म करने का, आम लोगों पर कब्जे करने का दूसरा नाम होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द कॉलोनियलिज्म, इट इज द ब्रूटैलिटी। आम इंसानों पर जो जुल्म है उसी को यहाँ पर डिक्टेटरशिप कहा जाता है। एक्चुअल जो दुनिया में एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। ये यहाँ पर हिटलर के वर्ड्स हैं, हिटलर का माइंडसेट है। अब आप बोलोगे कि अगर हिटलर का इस तरह का प्योर माइंडसेट था, इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट था, फिर वो डिक्टेटर कैसे बना? तो उस चीज को जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हिटलर डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों मानता था, वो डेमोक्रेसी से इतना प्यार क्यों करता था। अब डेमोक्रेसी से उससे प्यार करने का मकसद ये था कि उस टाइम पर जो पैम्फलेट्स आते थे, बुक्स आती थी, वो उनमें पढ़ता था कि यूके में, ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट है, वहां पर किस तरह से एक एक क्वेश्चन पर, एक एक इशू पर पूरी डिटेल में पार्लियामेंट में डिबेट होता है, उस पर डिस्कशंस होते हैं और उस डिस्कशन के बाद बिल को पास किया जाता है। फिर बिल पास हो जाती है, उसके बाद उसे लॉ बनाया जाता है, लेकिन लॉ के बाद भी कंट्री का कोर्ट उस लॉ को रिपील भी कर सकता है। तो यहाँ पर हिटलर के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर था डेमोक्रेसी को लेकर कि कोई अकेला इंसान, अकेला राजा गलत डिसीजन नहीं ले सकता है, बल्कि डेमोक्रेसी इसके बजाय बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों को यहाँ पर एक लॉ को बनाने में मौका मिलता है। इस वजह से वो पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पसंद करता था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर एक दिन हिटलर के दिमाग में सवाल आता है कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी अच्छी होती है, फिर तो मुझे देखना चाहिए कि ये पार्लियामेंट होता क्या है। तो ये पार्लियामेंट देखने के लिए उसके पास दो चॉइसेस थे, या तो वहां पर यूके जाता, यूके में देखता कि पार्लियामेंट कैसे होता है, या उसके पास दूसरी चॉइस थी कि ऑस्ट्रिया में भी उस टाइम पर एक पार्लियामेंट हुआ करता था, पार्लियामेंट ऑफ वियना। तो हिटलर ने डिसाइड किया क्यों ना मैं वियना ही जाऊं, इसी सिटी में वो रहता था, ये तो बिल्कुल उसके घर के अंदर की बात थी। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि वो एक दिन जाके पार्लियामेंट को देख लेगा। अब उस टाइम पर जो पार्लियामेंट था उसके दो हाउसेस होते थे, जैसे आज के टाइम पर इंडिया में होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो उस टाइम पर जो राज्यसभा होता था, आप समझो उस टाइम जो ऑस्ट्रिया का राज्यसभा होता था, वहां पर जब डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, उन डिबेट्स में आम लोगों को भी इनवाइट किया जाता था, या उन्हें अंदर आने की परमिशन होती थी कि जब डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे, आम इंसान वहां पर देख सकता था, उस डिबेट में पार्ट भी ले सकता था। तो हिटलर एक रोज पार्लियामेंट में चला जाता है। जैसे ही हिटलर पार्लियामेंट के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर अंदर आके हिटलर का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। अब देखो हिटलर पार्लियामेंट के बारे में उसने क्या सोचा था कि इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, समझदार लोग हो गए, जो एक ही लॉ पर डिस्कशन कर रहे होंगे, उसके बाद वो बिल लॉ बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आके हिटलर क्या कहता है, मैं आपको एग्जैक्ट हिटलर के वर्ड्स बताता हूँ। तो यहाँ पर हिटलर कहता है कि मैं जब पार्लियामेंट के अंदर चला गया
तो मैंने देखा अंदर कुछ बेवकूफ लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जैसा कि पार्लियामेंट में होता है, डिस्कशन डिबेट्स होते हैं। तो हिटलर कहता है कि मैंने देखा कुछ बेवकूफ बेवजह लोग पार्लियामेंट के अंदर इस एक बंद कमरे के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हालांकि इन अलग अलग लोगों की अलग अलग जुबानें भी थी, जबकि एक इंसान को यह भी श्योर नहीं होता था, जो इंसान चिल्लाता था उसको यह भी भरोसा नहीं होता था कि मैं जो कहता हूं अगले इंसान को ये समझ आता भी है या नहीं। क्योंकि मैंने बोला उस टाइम पर ऑस्ट्रिया वाज द कंट्री जिसमें अलग अलग लोग थे, अलग अलग सिविलाइजेशन थी, अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी। अब अगर उस टाइम पर ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट में 50 लोग थे तो 50 एमपीज के पास एटलीस्ट 5-6 अलग अलग लैंग्वेजेस थी। मैंने बोला जर्मन थे, रशियन थे, दूसरे यूरोपियन थे जो एक ही कंट्री ऑस्ट्रिया में रहते थे। तो यहाँ पर एमपीज भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो हिटलर यहाँ पर कहता है कि ये जो बेवकूफ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जो इंसान चिल्लाता है उसको ये भी पता नहीं कि अगले इंसान को मेरी लैंग्वेज समझ आती भी है या नहीं। हिटलर कहता है कि यहाँ पर बिल पर डिबेट से ज्यादा क्लैश होते हैं। ये तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं। ये किस तरह का डिबेट हुआ। इसके बाद हिटलर कहता है कि एक मस्खर जैसा बुड्ढा बार बार अपनी बेल को उठा के टिन 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 बजाता है। वो बुड्ढा कौन था आप समझो, आज के टाइम पर जो पार्लियामेंट में स्पीकर होता है। तो हिटलर कहता है कि ये बुड्ढा बार बार इस बेल को बजाता था, कभी ऑर्डर देता था, कभी बात को कंडम करता था और कभी इनको वार्निंग देता था, लेकिन कोई इस बुड्ढे को, इस मस्खर बुड्ढे को सीरियस भी नहीं लेता। ये सब लोग पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन देख के हिटलर सबसे पहले जोर जोर से हंसने लगा कि ये क्या नॉनसेंस है। मैं किस चीज को पार्लियामेंट समझता था, मुझे तो लगा था कि पार्लियामेंट बहुत ही पीसफुल जगह होगी, लेकिन यहाँ पर तो ये बेवकूफ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर क्या कानून बनेंगे, ये क्या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पहले तो हिटलर जोर से चिल्लाते हैं, हंसता है, लेकिन फिर हिटलर को समहाउ अंदर दुख भी होता है। क्योंकि होता है ये जनरली दोस्तों, जब इंसान की कोई भी आइडियोलॉजी होती है, कोई भी बिलीफ होता है, जब उसका वो टूट जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है, तो इंसान पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराता है, उसके बाद इंसान को अंदर एक हर्ट भी होता है समहाउ कि मैं जिस चीज को मानता था वो सब चीज तो झूठी थी, ये सब तो फरेब भी था। तो हिटलर को अपनी आइडियोलॉजी पर ही धोखा लगा। अब अभी तक मैंने बोला आपको कि हिटलर डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो बोलता था कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप ये सब बकवास है। अब इस पार्लियामेंट को देखने के बाद हिटलर ने जो भी कंक्लूजन निकाला, मैं आपको हिटलर का कंक्लूजन दिखाता हूं कि हिटलर अब डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचने लगा। अब हिटलर कहता है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आम बेचारे लोग कुछ बेवकूफों को चुनते हैं, कुछ बेवकूफ गधों को वोट डालते हैं। एग्जैक्ट वर्ड हिटलर ढंग की यूज करता है, कुछ बेवकूफ गधों को वोट डालते हैं, और जिस बेवकूफ गधे के पास ज्यादा लोगों के वोट होते हैं वही बेवकूफ गधे एक बंद कमरे में, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसी में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इसी को इन्होंने नाम दे रखा है गवर्नमेंट। और फिर इसी चीज पर ये बोलते हैं कि आम लोग ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है जो कि पार्लियामेंट में लॉज बनाता है, जबकि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, एक बहुत बड़ा मूर्ख होता है, एक बहुत बड़ा गधा होता है जिसे आम लोग ज्यादा वोट दे के चुनते हैं। जब ये बेवकूफ लोग एमपीज एक बंद कमरे में, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, जब ये इसमें बैठते हैं तो इनका मकसद देश का कानून बनाना नहीं होता है, बल्कि बस जोर जोर से चिल्लाना, एक दूसरे को ताने मारना, यही इनका मकसद होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। फिर हिटलर कहता है कि अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया भी तो फिर इस गलत डिसीजन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। जो कि समहाउ ये बात सच भी थी कि अगर 50 लोग एक ही बिल पर लड़ते थे और 50 में 30 लोग इस पर एग्री करते थे, तो फिर अगर ये बिल गलत होती, अगर ये कानून गलत होता, अगर इससे नुकसान होता, तो इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई एक इंसान इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आप जिसको भी रेस्पॉन्सिबल बनाओगे वो बोलता है कि मैंने ये कानून अकेले थोड़ी बनाया, हम सब ने तो इसे आपस में डिस्कस किया। इस वजह से डेमोक्रेसी में जो भी कोई गलत फैसला होता है, जो भी रॉन्ग डिसीजन होता है, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर हिटलर कहता है कि डेमोक्रेसी के जरिए किसी भी ग्रेट लीडर का सामने आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान इनमें से इंटेलिजेंट है जिसको आपको लीडर बनाना है, एक इंसान इंटेलिजेंट है लेकिन पीछे जो उसके 99 लोग होंगे वो सब तो बेवकूफ ही होंगे, तो ये जो इंटेलिजेंट इंसान होगा जिसके पास लीडरशिप स्किल्स होगी, बजाय कोई अच्छा सा डिसीजन लेने के उसकी पूरी एनर्जी, उसका पूरा पोटेंशियल इन्हीं 99 बेवकूफों को कन्विंस करने में लग जाएगा। क्योंकि आप समझो, अगर हिटलर को अपने आप को ही इंटेलिजेंट मानता था तो बाकी के जो एमपीज थे, अगर हिटलर कोई अच्छा सा डिसीजन लाना चाहता था, बाकी सभी लोग उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज करते। इस वजह से हिटलर बोलता था कि यहाँ पर पहले कोई इंटेलिजेंट आदमी आ ही नहीं सकता, फिर अगर आए भी तो वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता।
आगे फिर हिटलर कहता है कि ये जो इस बंद कमरे में जितने भी लोग होते हैं ये मैक्सिमम अनपढ़ गवार होते हैं या ये क्रिमिनल्स होते हैं। तो ये क्रिमिनल्स, ये अनपढ़ गवार लोग एजुकेशन पर क्या डिबेट करेंगे? एजुकेशन पर कोई बिल होगी, डिफेंस पर कोई बिल होगी, ये देश के डेवलपमेंट पर कोई बिल होगी, ये अनपढ़ गवार लोग इस पर क्या डिबेट करेंगे? इन्हें तो खुद दुनिया का पता नहीं होता, अपने बारे में इन्हें पता नहीं होता, ये क्या देश का भला कर सकते हैं। इनमें से तो मैक्सिमम लोग अनएजुकेटेड क्रिमिनल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स हिटलर के बताता हूँ, हिटलर की किताब के बताता हूँ, इसमें कोई भी मेरी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज के टाइम पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, दैट इज योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिटलर की आइडियोलॉजी को समझाता हूँ। फिर आगे हिटलर कहता है कि मैं जो है एक इंसान की बात करता हूँ कि 99 बेवकूफों में एक अच्छा सा लीडर होगा। वो एक अच्छा सा लीडर आना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये जो लीडर होता है, आप समझो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको आम लोग चुनते हैं। तो हिटलर यहाँ पर आम लोगों की वोटिंग के अगेंस्ट था। हिटलर कहता है एक आम नॉर्मल इंसान किसी बेहतर लीडर को चुन ही नहीं सकता। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। अब क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये जो क्रिमिनल बेवकूफ पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सबसे पहले आम इंसानों को ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों को वो सेंटिमेंट्स बेचते हैं, वो स्टेटमेंट्स बेचते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, ना कि जो कंट्री के लिए बेहतर हो, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो। इस वजह से कोई भी लीडर यहाँ पर सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, इलेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीडर को आम लोग चुनते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही लीडर बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम आम लोग बेवकूफ होते हैं, तो वो अपने जैसे ही किसी दूसरे बेवकूफ को, किसी दूसरे अनपढ़ को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट लीडर होगा, आम लोग तो उसको नहीं समझते, आम लोग तो एक लेजेंड की लेगेसी को नहीं समझ सकते हैं, इस वजह से वो इसे कभी भी लीडर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर वही बेवकूफ लीडर बनता है जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है और जो जोर जोर से चिल्लाने में माहिर होता है। वही आम लोगों को मैनिपुलेट करता है, उन्हें बेवकूफ बनाता है, और वही बनता है एक कंट्री का लीडर। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का कंक्लूजन, आम बेवकूफ लोग किसी अपने जैसे दूसरे बेवकूफ को इलेक्ट करते हैं, जबकि एक अच्छा सा लीडर आगे कभी भी नहीं आ पाता है। फिर यही बेवकूफ लोग एक बंद कमरे में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, और फिर इस चिल्लाने के आउटकम में जो भी बात बनती है उसी को ये कानून कहते हैं। और फिर अगर ये कानून गलत हुआ, अगर इसे आम लोगों का नुकसान हुआ, तो कोई उस नुकसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसी चीज को ये लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। हिटलर आगे कहता है कि आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने बहुत जल्दी इस पार्लियामेंट को देखा, अदरवाइज मैं भी आम लोगों की तरह बेवकूफ बन जाता उस सिस्टम के पीछे, जो सिस्टम अपने आप में ही एक स्कैम है। वो सिस्टम है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हिटलर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हिटलर आगे डिक्टेटर क्यों बना, इसकी हम आगे की वीडियो में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी से हिटलर क्यों नफरत करता था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से हिटलर क्यों नफरत करता था। तो यहाँ पर हिटलर की आइडियोलॉजी बन चुकी थी। हिटलर का बचपन कैसा था ये भी आपने देखा, हिटलर पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखता था ये भी आपने समझा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था और डिक्टेटरशिप को हिटलर ने फिर क्यों अपनाया। अगर डेमोक्रेसी को खत्म किया, डेमोक्रेसी के अलावा दूसरी भी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती थी, फिर हिटलर ने डिक्टेटरशिप को ही क्यों चूज किया और यहूदियों से वो बहुत ज्यादा नफरत क्यों करता था। और तीसरी बात कि हिटलर फिर पॉलिटिक्स में कैसे आया, ये पूरा समझेंगे हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, जिससे फिर यूट्यूब इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का बीच का जो फासला है, जो रीजन है, जो दीवार है, वो भी इस बुक में बताया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 20th और 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स को समझने में, पॉलिटिक्स को शेप करने में इस बुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट इस बुक ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को ही पलट के रख दिया। इस वजह से इस बुक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।